स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, लेकिन अब फिर से मैं आप सबके सामने हूँ और अब बिल्कुल आपकी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू होगी। तो बच्चों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो लेकर आई हूँ जिसे आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक है हमारे 12th अकाउंटेंसी के 4th चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो चलिए देखते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संचय, अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का लेखा। तो किस प्रकार हम ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इस ट्रीटमेंट को आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, क्या है फंड, क्या है रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? तो इसे हम जानते हैं। प्रत्येक व्यवसायी जो है अपने व्यवसाय में कुछ रिजर्व्स, कुछ फंड्स को क्रिएट करके रखता है। क्यों रखता है? ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो वो इन फंड्स या इन रिजर्व से उसकी पूर्ति कर सके। कहने का मतलब साल भर से वो अपने प्रॉफिट्स में से जो पैसे थोड़े थोड़े रूप में फंड्स के रूप में बचा के रखता है, तो यही जो है वो रिजर्व्स कहलाते हैं। तो क्या इन रिजर्व्स पर नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो क्या ये उनका हक बनता है उस रिजर्व पर? बिल्कुल नहीं बच्चों। ये जो संचय है या अवितरित लाभ है, इन पर हक बनता है केवल पुराने साझेदारों का, क्योंकि ये जो संचय या अवितरित लाभ है ये उनकी कमाई हुई है, उनके द्वारा बचाई हुई फंड्स है। तो आज हम सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फंड्स क्या हैं, उसके बाद हम इसकी एंट्रीज सीखेंगे। तो बच्चों, चलिए जानते हैं हम टाइप्स ऑफ रिजर्व को। जो टाइप्स ऑफ रिजर्व है इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में आने वाले रिजर्व्स और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में आने वाले रिजर्व्स। तो आइए पहले हम दायित्व पक्ष यानी लिएबिलिटी साइड के रिजर्व्स को देखते हैं। सबसे पहले है सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व। दूसरा है हमारा लाभ हानि से रिलेटेड, अगर कोई यहाँ पर लाभ हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिजर्व। तीसरा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। चौथा है हमारा विनिमय उच्चावचन कोष यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पांचवा है किसी भी प्रकार का अन्य रिजर्व, अगर आपके स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में होगा तो उसे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। छठवा है कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो आइए एक एक करके इन सारे रिजर्व्स को हम जानते हैं। तो स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में आने वाले ये सारे रिजर्व्स या फंड्स कहलाते हैं व्यवसाय के प्रॉफिट यानी लाभ। तो बच्चों, जब लाभ है तो पक्का ये बटेगा। तो ये बटता है किन में? तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई भी व्यवसाय में फंड या रिजर्व होते हैं तो नए साझेदार के आने से पहले ये पुराने साझेदारों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में नए साझेदार का कोई भी हक नहीं होता। क्यों भाई? वो जब आएगा और अगर व्यवसाय में कोई लॉस हुआ तो क्या उस लॉस की पूर्ति करेगा? वो उस हानि की पूर्ति करेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब नया साझेदार व्यवसाय की पूर्व में होने वाली हानि की पूर्ति नहीं करेगा तो वह पूर्व में होने वाले लाभ का भी हिस्सेदार नहीं होगा। इसीलिए इन प्रॉफिट्स को, इन जो संचय और कोष है, ये बढ़ते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों, ये जो सारे आपके रिजर्व्स या फंड्स हैं ये हो जाते हैं डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है हमारा ओल्ड पार्टनर। इस ओल्ड पार्टनर में इन सारे फंड्स को या रिजर्व्स को हम बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य संचय और लाभ हानि ये दोनों अगर दिया हुआ हो आपके स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में तो आप चुपचाप इन्हें क्या कर देंगे? इन्हें कर देंगे डेबिट, और ओल्ड पार्टनर में से ओल्ड रेशियो में आप कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष दिया हुआ हो यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड,
तो हमें क्या करना है? यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष दिया हुआ है तो हमें इसे भी करना पड़ेगा डेबिट, और जो ओल्ड पार्टनर है वो हो जाएंगे आपके क्रेडिट। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड या कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है क्या। कई बार व्यवसाय में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं उन्हें अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई के लिए व्यवसाय द्वारा उन कर्मचारियों को कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाती है। तो ऐसी राशि या ऐसे नुकसान से बचने के लिए व्यवसायी क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष बनाकर रखते हैं, जिसका इस्तेमाल वो इस प्रकार की क्षतियों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? बाई चांस अगर व्यवसाय में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड जो है वो 10,000 की आपकी शेष हो या रखी गई हो, अब नए साझेदार के आने से पहले किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर यदि किसी कर्मचारी को कोई क्षति होती है, जिसके बदले मान लो उस कर्मचारी को क्षति की पूर्ति हेतु 2,000 रुपए दे दिया गया हो, तो आप सबसे पहले इस 10,000 में से उस 2,000 को उसे दोगे। जो आपका शेष बचेगा यानी कि 8,000 रुपए, अब इस 8,000 रुपए को आप करोगे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि जिस उद्देश्य से आपने ये फंड रखा है सबसे पहले आप उसकी पूर्ति करोगे। अगर कर्मचारी क्षतिग्रस्त हुआ है तो सबसे पहले आप उसकी क्षति की पूर्ति करोगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, 2,000 रुपए उसे दे दिया, और जो बचा 8,000 रुपए, इस 8,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये 8,000 हो जाएगा आपका डेबिट, और ये 8,000 बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, उसके ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों ये था हमारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं अपने अगले फंड के बारे में, जो है विनियोग उच्चावचन कोष यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? तो बच्चों प्रत्येक फर्म जो है वो कुछ ना कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके रखती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी हो। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसकी वैल्यू जो है बढ़ती और घटती रहती है। तो ऐसे में हम इन रिजर्व्स को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी फर्म ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज यानी 10,000 रुपए। अब जब नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तब एक बार फिर से इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको चेक किया जाता है। मान लीजिए उससे पहले एक फंड वो बनाता है, क्या फंड? विनियोग उच्चावचन कोष यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस फंड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में मान लीजिए फर्म ने 3,000 रुपए इस फंड के लिए रखा है, ताकि किसी प्रकार का जो कमी बेसी हो उसको इस फंड से पूरा किया जा सके। तो बच्चों उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10,000 रुपए। लेकिन जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया तब इसकी वैल्यू को चेक की गई, तब पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 9,000 रुपीज। यानी 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9,000 हो गई। मतलब कितने हजार की कमी हुई? यहाँ कमी हुई 1,000 रुपीज की। तो इस 1,000 को वो किससे पूरा करेंगे? इस कमी के लिए ही इसने ये फंड रखा था 3,000 रुपए का, तो इस 1,000 की कमी को वो इस फंड से पूरा करेंगे। तो 3,000 रुपए से वो 1,000 रुपए को घटाएंगे, तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना अमाउंट बचेगा? उनको बांटने के लिए 2,000 रुपए उनके पास बचेगा। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो बचा ये 2,000 रुपए है, इस 2,000 रुपए को पुराने साझेदार जो है वो अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा विनियोग उच्चावचन कोष। इसी प्रकार फर्म में कई अन्य तरह के भी रिजर्व होते हैं जिनको हम डेबिट करेंगे और पुराने साझेदारों को हम क्रेडिट करके उसको बांट देंगे। एक लास्ट और थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है कर्मचारी भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि क्या होता है? कर्मचारी भविष्य निधि यानी कर्मचारियों के लिए बनाया गया फंड। कर्मचारी व्यवसाय में है तो वो आजीवन रहेंगे, जब तक उनकी नौकरी रहेगी तब तक रहेंगे। तो ये जो फंड है ये विशेषकर उनकी सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए ऐसे फंड पर साझेदारों का कोई हिस्सा नहीं होता, इसीलिए इस फंड की जो है वो एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जहां भी कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
इस नाम का कोई भी रिजर्व अगर आपको स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखता हो तो ऐसे फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा लायबिलिटी साइड की जो रिजर्व है। अब आइए संपत्ति पक्ष के जो रिजर्व है इस पर आते हैं। संपत्ति पक्ष में आने वाला रिजर्व मतलब व्यापार के लिए होने वाला लॉस। तो जब लॉस होता है या हानि होती है तो क्या होगा बच्चों, ये हानि को कौन पूरा करेगा? जब प्रॉफिट हो रहा है तो साझेदार को मिल रहा है, इसी प्रकार लॉस होगा तो भी पुराने साझेदार ही इसको वहन करेंगे। तो जब पुराने साझेदार इसको वहन करेंगे तो पुराने साझेदारों का खाता जो है वो हो जाएगा आपका डेबिट, और ये जो लॉस होंगे ये हो जाएंगे आपके क्रेडिट। तो इसमें बच्चों लाभ हानि से रिलेटेड कोई लॉस हुआ, कृत्रिम संपत्ति से संबंधित अगर कोई लॉस हुआ, या विज्ञापन रहस्य खाता मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंशन अकाउंट, इन तीनों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का लॉस अगर आपको स्थिति विवरण के एसेट साइड में दिखता है तो आप क्या करेंगे, इन सभी लॉसेस को कर देंगे क्रेडिट, और पुराने साझेदारों का खाता जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेबिट। तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठा 31 दिसंबर 2007 का। देखिए दायित्व पक्ष में क्या क्या दिया हुआ है। पूंजी है ए और बी की 30,000 और 20,000। सामान्य संचय दिया हुआ है 5,000। लाभ हानि खाता दिया हुआ है आपका 2,500। विनियोग उच्चावचन कोष ये दिया हुआ है आपका 4,000। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष ये दिया हुआ है 750। संयंत्र प्रतिस्थापना कोष ये दिया है 1250। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ये दिया है 1500। लेनदार दिए हैं 4,000। तो इस प्रकार दायित्व पक्ष की राशियां हैं। चलिए संपत्ति पक्ष की ओर चलते हैं। संपत्ति पक्ष में दिया हुआ है भूमि तथा भवन 25,000। संयंत्र व मशीनरी 20,000। विनियोग बाजार मूल्य दिया हुआ है रोकड़ 7,000 रुपए, और इसकी वैल्यू बाहर दी हुई है 7,500 रुपए। संयंत्र प्रतिस्थापना कोष विनियोग 1,250 रुपए। चालू संपत्तियां 14,250 रुपए। विज्ञापन व्यय अस्थगित रेवेन्यू ये दिया हुआ है आपका 1,000 रुपए। अब दिया हुआ है कि सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए 1 जनवरी 2008 से प्रवेश दिया गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष पर दायित्व रुपए 100 है। संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन करने के लिए जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो बच्चों प्रश्न को एक बार समझते हैं। देखिए दायित्व पक्ष में हमको क्या क्या रिजर्व दिए हुए हैं। सामान्य संचय दिया हुआ है, लाभ हानि खाता दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है, और यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दिया हुआ है। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड जब भी आपको दिया रहेगा तो आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि कर्मचारी फंड किसको जाता है, कर्मचारियों को जाता है। अब देखिए संपत्ति पक्ष में आपको कौन कौन से फंड, कौन कौन से लॉसेस का जो एंट्री करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन व्यय। विज्ञापन व्यय जो 1,000 रुपए है इसकी आप एंट्री क्रेडिट में करोगे। देखिए विनियोग है, विनियोग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर समायोजन करना है। हम एक वर्किंग नोट इसके लिए तैयार करेंगे, और यहाँ पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए भी हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हमने अच्छे से समझ लिया है। आइए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट। ये देखिए मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट तैयार किया है। सबसे पहले वर्किंग नोट पे हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो प्रश्न में हमारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष कितना दिया हुआ है, 750 रुपए, 750 रुपए। अब एक क्लेम आया है कि किसी कर्मचारी को कोई क्षति हुई है जिसके लिए उसने क्लेम किया है कितने रुपए का, उसने दावा किया है 100 रुपए का। तो इस 750 रुपए से पहले 100 रुपए को हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 650 रुपए। तो बच्चों ये हो गया हमारा बांटने योग्य
कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में रखी हुई राशि, यानी हम कितना राशि डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको यहाँ पर 650 रुपए। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट है वो होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैंने आपको पहले बताया था कि हर फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है और जिसकी राशि जो है वो घटती बढ़ती रहती है। तो बच्चों, जब इसने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए 4000 रुपए का ये कोष तैयार किया। अब जब इसने इन्वेस्टमेंट किया तो कितने हजार का इन्वेस्टमेंट किया था? 7500, यानी 7500 रुपए का इसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। नए साझेदार के आने पर जो इसकी मार्केट वैल्यू पाई गई, बाजार मूल्य, वो कितना पाया गया? 7000 रुपए। यानी ये इन्वेस्टमेंट था आपका 7500 का, 7500 का, और मार्केट वैल्यू इसकी हो गई 7000। तो कितने 100 का डिफरेंस हुआ? ये आपका 500 का यहाँ पर आ गया डिफरेंस, यानी कि मार्केट वैल्यू 500 रुपए से क्या हो गई? कम हो गई। तो इसी कमी के लिए हमने ये फंड बनाया था। तो इस 500 रुपए को हम इस फंड में से क्या करेंगे? पहले घटा देंगे, उसको उस क्षति को पूर्ति करेंगे। तो 4000 में से आप 500 रुपए को घटा दोगे तो जो हमारा बांटने योग्य जो फंड है, जो कोष है, वो कितना आ गया? 3500 रुपए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दोनों जो फंड्स है उसका वर्किंग नोट तैयार कर लिया है। आइए अब हम इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। पंजी प्रविष्टि के लिए आप इस प्रकार से कॉलम तैयार करेंगे और सबसे पहले हम एक एंट्री करेंगे यहाँ पर। वर्ष 2008 जनवरी 1 को क्या हुआ? एक वर्कमैन ने, एक कर्मचारी ने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया। कितने रुपए का क्लेम किया उसने? 100 रुपए का क्लेम किया। तो इस 100 रुपए के क्लेम के लिए जो उसे 100 रुपए देना पड़ा, वो कहाँ से देना पड़ा? वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को जा रहा है कितना रुपए? 100 रुपए। किसको जा रहा है बच्चों? वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता को जा रहा है 100 रुपए। यहाँ पर फंड का आप नाम नहीं लोगे क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? कर्मचारियों के कंपनसेशन खाता में, कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति खाता में जा रहा है 100 रुपए। कहाँ से जा रहा है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जो उसने दावा किया था उस दावा के खाते में जा रहा है 100 रुपए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। इसी प्रकार जो आप दूसरा एंट्री करोगे, दूसरा एंट्री हम क्या करेंगे? जितना भी स्थिति विवरण में जो दायित्व पक्ष में जितने भी रिजर्व्स हैं, तो उसको करते हैं हम यहाँ पर डेबिट। तो सबसे पहले हमारे दायित्व पक्ष में क्या दिया हुआ था? जनरल रिजर्व दी हुई थी, कितने की? 5000 की, हमने प्रश्न में देखा है। उसके बाद लाभ हानि खाता दिया हुआ था हमारा 2500 रुपए का, इसको भी हमने प्रश्न से लिया है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो विनियोग उच्चावचन जो कोष है, जिसका हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में निकाला है, जो वैल्यू बांटने वाली वैल्यू है वो कितनी है? 3500 रुपए। तो यहाँ पर हम इस बांटने योग्य वैल्यू को लिख देंगे 3500 रुपए। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को भी हमने निकाला था। पहले था ये 750, क्लेम हुआ 100 रुपए दे दिया गया, बचा कितना? बांटने योग्य राशि बची 650 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख दिए बांटने योग्य राशि 650 रुपए। तो अब आप इसको करोगे टोटल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5000 प्लस 2500 प्लस 3500 प्लस 650। तो आप ये टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11650 रुपए। तो इस 11650 रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में, यानी पुराने अनुपात में। तो प्रश्न के अनुसार पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है? पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो बच्चों 3:2 में ये ए और बी में बटेगा। तो आप 11650 का 3/5 निकालोगे तो आपका आ जाएगा 6990 रुपए। उसी प्रकार 11650 का 2/5 निकालोगे तो आपका आ जाएगा 4660 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या किया? यहाँ पर दायित्व पक्ष के रिजर्व्स की एंट्री कर ली। अब चलिए हमारा जो लास्ट एंट्री है वो होगा संपत्ति पक्ष के रिजर्व्स की एंट्री, यानी जो लॉसेस है उसकी एंट्री। तो चलिए बच्चों अब हम अपनी लास्ट एंट्री करेंगे। उससे पहले एक और मद जो है वो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है,
वो है आपका संयंत्र प्रतिस्थापना कोष के नाम से। तो जो संयंत्र प्रतिस्थापना कोष के नाम से दायित्व पक्ष में जो अमाउंट दिया हुआ है 1250 रुपए, यही अमाउंट सेम क्या किया है, इस कोष को उन्होंने आपस में ना बांटकर क्या किया है, वो आपका संयंत्र प्रतिस्थापना कोष का कर दिया है उसने विनियोग। इन्वेस्टमेंट उतने ही अमाउंट का उन्होंने कर दिया है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट न कर। इसीलिए हम जो ये मद है इसकी यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा संपत्ति पक्ष में, उसमें संपत्ति पक्ष में एक ही लॉस दिखा रहा है, वो लॉस है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो आइए बस हम इसकी एंट्री करते हैं कि जो हमारा विज्ञापन व्यय है, वो विज्ञापन व्यय कितने का है, कितने का नुकसान है, उसमें 1000 का नुकसान हुआ विज्ञापन में खर्चा। तो इस लॉस को दोनों साझेदार जो है वो अपने पुराने अनुपात में, मतलब 3:2 में इसको कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो जब 1000 को 3:2 में विभाजित करोगे तो ए के पूंजी खाते में जाएगा 600 रुपए और बी के पूंजी खाते में जाएगा 400 रुपए। तो इस प्रकार इस 1000 के नुकसान को इन दोनों साझेदारों ने आपस में भरपाई करी। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा प्रश्न। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा या फिर कंप्लीट किया वो था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।